हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मिशन 2027-2028 में स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोग साथ में फिर से चर्चा करने जा रहा हूं बिफोर स्लीप 5 की सीरीज, जिसमें मैं 5 से ज़्यादा टॉपिक्स को एमसीक्यू के साथ डिस्कस करता हूं और वो सभी टॉपिक करंट अफेयर्स के होते हैं। और इसका उद्देश्य है कि आप में से जो सभी छात्र 2027-28 के लिए हिंदी मीडियम से अच्छी रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और सभी लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके डे नंबर 16 को लेकर के, यानी कि 16वां लेक्चर है। और आज के 16वें लेक्चर में आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा सरप्राइज, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। तो चलिए कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, किस यूपीएससी किस तरीके से आपके कंटेंट को उठाता है और कहां से उठाता है, मैं आज इन सभी चीजों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 टॉपिक्स, 5 एमसीक्यूज मिनिमम और उससे ज्यादा भी। तो चलिए, आज का सबसे पहला जो टॉपिक जो हम चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं एक लाइन आपसे बोलूंगा, उनसे पढ़िए, उनके गाइडेंस में रहिए जिनका अनुभव प्रमाणित है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल, यानी कि यूपीपी से सेलेक्टेड और 3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू फेस्ड, 4 टाइम्स इन यूपीएससी मेंस राइट। तो ये आपके लिए इससे बढ़िया प्रमाण नहीं होगा कि उनसे पढ़िए जिनका अनुभव प्रमाणित है। कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिएगा और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। अब कहोगे कि ये सर, ये तो इतिहास का क्वेश्चन है। यस, आज का करंट में मैंने एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है स्टडी आईक्यू आईएएस चैनल पर, उससे संबंधित आपका यहां पर भी मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसको जरूर देखिएगा। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मराठा साम्राज्य का चरम विस्तार 18वीं सदी के मध्य में हुआ था। मराठा शक्ति पेशावर तक पहुंच गई थी। शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य ने पंजाब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि 1759-60 के आसपास में, यानी कि पेशवा बालाजी बाजीराव और कहना है, कहा जाए कि बालाजी विश्वनाथ के बाद में बालाजी आपके बाजीराव हैं, उनके समय में चरम पर पहुंच गई थी, यानी कि पानीपत के थर्ड बैटल से पहले। तो ये इस मामले में ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी शक्ति पेशावर तक पहुंच गई थी, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मुगल इनके अंडर में आ गए थे। लेकिन शिवाजी के समय में पंजाब तक ये नहीं जा पाए थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और जब ये गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, सॉरी, जिसमें 3 नंबर है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर हो गया आपका 1 और 2। आपको ना भी पता हो तब भी इसके माध्यम से कर लोगे क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट इन तीनों में आता है। अब बात आती है कि ये चर्चा में क्यों आया। अभी हाल ही में कक्षा 8 की एनसीईआरटी में एनसीईआरटी ने एक चैप्टर में मराठा साम्राज्य के मैप को जोड़ा था, जिसमें राजस्थान के राजपूताना के क्षेत्र को भी इसमें शामिल करके दिखाया गया, जिसका विरोध राजपूताना के कई सारे साम्राज्य जो हैं, उनके शाही वंशज हैं, उन्होंने आपत्ति दायर जाहिर की और एनसीईआरटी ने फिर उनको हटाया। और जब हटाया तो ये बात इनको मराठा साम्राज्य के जो विभिन्न, कहा जाए कि उनके सहयोगी संगठन थे, भोंसले हुए, सिंधिया हुए, ठीक है ना, इस तरीके से होलकर हुए, उनके वंशजों ने इस चीज पर आपत्ति जाहिर की कि आपने मैप को क्यों हटाया। और इसको लेकर के उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की कि भाई ये गलत तरीके से आया है, इन्होंने प्रूफ नहीं देखे, सारी चीजें नहीं की और बिना हमसे चर्चा किए, बिना सबूत देखे, बिना अवलेख पढ़े, बिना डॉक्यूमेंट्स का स्टडी किए इन्होंने इसको हटा दिया। यह राजनीतिक दबाव में किया गया कार्य था, इसलिए यह मुद्दा चर्चा में आया था। तो यह है पूरा का पूरा कंसेप्ट कि 1759 का मराठा साम्राज्य का जो मैप है वो बिल्कुल सही है मराठा साम्राज्य के वंशजों के अनुसार, ठीक है ना। राजपूत साम्राज्य के अनुसार उन्होंने कहा कि ये जो मैप में दिखाया गया है वो क्षेत्र जो है हमारी आपसी संधि की वजह से था, हम उनको आपसी संधि की वजह से उनको कर देते थे, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं था, उनके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, हमारे एक मैप, कहा जाए कि एक अच्छे संबंधों के अनुसार था। इसलिए यह विवाद का चर्चा बना और इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी आपको बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस, ये इस पर मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये चर्चा में आया क्योंकि उस समय इसके बारे में स्पेशली कोई खास बात नहीं थी। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ भारत द्वारा किया गया था,
यह केवल एशियाई बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर केंद्र है। ये इसमें जगुआर और प्यूमा भी शामिल हैं। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो देखिए, इसका शुभारंभ भारत में किया गया, इसमें कोई शक नहीं, 2023 में, और नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसी के अनुसार ही इसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें केवल एशियाई बिल्लियों के लिए है? नहीं भाई, दुनिया भर के जहां पर भी इस तरह की बिग कैट यानी कि कैट फैमिली की जो 7 जानवर होते हैं उनके संरक्षण के लिए है, इसलिए ये गलत है। इसमें जगुआर पीमा भी है, ये बिल्कुल सही है। तो ये आप देख सकते हो, इसका आंसर है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं? केवल एक कथन गलत है, वो भी कौन सा? स्टेटमेंट 2 गलत है, ये रहा। इस पर मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ, कि इसे चर्चा में क्यों आया, क्योंकि 1 से लेकर के 3 जून के बीच में इसको लेकर के जून 2026 में पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो कंसेप्ट है वो आपका सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, जिसमें 95 देश भागीदार करेंगे। इसी में दिल्ली घोषणा को अपनाए जाने की संभावना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके संरक्षण की बात बनेगी। इस का जो अलायंस है, इसकी शुरुआत हुई थी 2030 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसमें बिग कैट की प्रजातियों के संरक्षण के लिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, सीमा पार संरक्षण के लिए, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए, आवास संरक्षण के लिए और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किया गया है। इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 प्रजातियां हैं। इनमें बाघ है, सिंह है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। ये 7 हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, क्लियर है? समझ में आ गया? बस अच्छे तरीके से इनको करते जाइएगा और ध्यान रखना, पूरी क्लास देखिए, आज आप लोगों को एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा, एक अच्छी चीज मिलेगी। और सरप्राइज मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित मैं कोई टॉफी, चॉकलेट या डांस गाना मैं ये सुनाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े। अगर आप लोगों ने रियली में मेरी इस क्लास को पूरी को कंपाइल करके रख लिया, तो समझ लिया साल भर का करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेडिशनल और उसके सीधे सीधे करंट के क्वेश्चन जो होंगे वो सब इसमें मिल जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 24 सदस्य देश हैं, 3 पर्यवेक्षक हैं और रेंज कंट्रीज हैं, जिसको मिलाकर के बन जाएंगे कितने? 95। रेंज कंट्रीज वो कौन से होते हैं? जहां पर ये प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। और विश्व के लगभग 75% जंगली बाघों का घर है भारत, और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। और भारत जो है हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता के संरक्षण में लगातार अच्छा काम कर रहा है, इसलिए भारत की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, दिशा निर्देश 2026 विद्यालय प्रशासन में विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है, एक स्टेटमेंट। दूसरा, इन दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन में स्थानीय समुदाय, अभिभावक और सामाजिक समूहों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ठीक है ना? सही कथन चुनिए। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये रीजन एसेसन का क्वेश्चन है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अभी हाल ही में दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, और ये आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार किया जा रहा है। और उसमें यह दिशा निर्देश दिया गया कि विद्यालय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए और इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। यह बिल्कुल सही है, तो दोनों बिल्कुल सही है, आंसर है ए। ये रहा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइन 2026 जारी की है। इसमें सामुदायिक सहभागिता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही और समावेशी शासन को शामिल करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यालय को केवल प्रशासनिक इकाई न मानकर सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना है, सामुदायिक कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर के तौर पर। अब इसमें सोचिएगा,
विद्यालय के स्तर पर एक वैधानिक निकाय है, कमेटी जो बनेगी, जिसमें अभिभावक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, स्थानीय प्रतिनिधि भी होंगे और समुदाय के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय प्रबंधन में जनता की भागीदारी हो, पारदर्शिता हो, शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास हो। ये इसमें कहा गया है। अब ये इसका यूज कहां कर सकते हो दोस्तों? इसका यूज कर सकते हो जब भी सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन से या एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई निबंध आता है तो वहां लिख सकते हो, उसको एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हो। या मेंस में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के जीएस पेपर 1 सोशल स्टडीज में जो आपके सोसाइटी वाले जो चैप्टर है उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर इनका यूटिलाइज करना शुरू करिए, निबंध में भी और जीएस के मेंस के पेपर में भी। ठीक है ना? अब बात आती है संवैधानिक विधिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत धारा 9 के धारा 21 कि प्रत्येक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय में एसएमसी का गठन का प्रावधान किया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी ही बनेगी और उसमें धारा 22 के तहत स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार करने की बात की गई है कि उनको आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ये सब इसके अंतर्गत आता है। और आज का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सुनिए आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सरदार सैयदना तहर सफीउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 मामला किससे संबंधित है? मैंने कल भी इसी तरह का एक प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया था और इसको भी आप लोगों को समझना होगा। यह कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यस, सरदार सैयदना तहर सफीउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962। इसका संबंध किससे है? वक्फ संपत्ति से, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा से, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से, धार्मिक परिवर्तन से। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ये अभी फिर से चर्चा में आया है। दाऊदी बोहरा 1962 का केस फिर से निकल के आया। क्यों निकल के आया? देखिए, ये इसलिए निकल के आया कि पहले तो इसको समझ लीजिए कि केस क्या था, कैसे है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनहित याचिकाओं में वैधता पर प्रश्न उठाया है, जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक नेताओं द्वारा सदस्यों के बहिष्कार की शक्ति को चुनौती दी गई है। एक्चुअल में ये जो दाऊदी बोहरा समुदाय है, सिया समुदाय से जुड़ा हुआ समुदाय है और उसमें उनके जो धार्मिक प्रमुख होते हैं वो समाज के कुछ लोगों को समाज से बहिष्कार करने का अधिकार रखते थे। यस, ये उनकी शक्ति है, वो कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उस केस की बिहाफ पर इनकी इस चीज को बहिष्कार करने की शक्ति को चुनौती दी है फिर से। अब कैसे दी है वो समझ लीजिएगा। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सामाजिक सुधार, न्यायिक समीक्षा और पीआईएल की सीमाओं से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यानी कि सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। अब पहले सुन लीजिए, दाऊदी बोहरा सिया मुस्लिम समुदाय की एक उपशाखा है। यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और यमन में पाई जाती है और इनके जो धार्मिक प्रमुख होते हैं उन्हें सैयदना कहा जाता है, सैयद या सैयदना कहा जाता है। और बहिष्कार यानी कि एज कम्युनिकेशन, एक्स कम्युनिकेशन यानी कि समाज से बाहर करना, यह एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सदस्य को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है ना? और उससे सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक गतिविधियों से वंचित किया जा सकता है कि भाई अब इसमें तुम शामिल नहीं होगे। ओके, अब इसकी विवाद की बात कहां से आई? 1962 में ऐतिहासिक निर्णय दिया। ये उस समय 1962 में यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सरदार सैयदना तहर सफीउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और इस मामले में वहां की संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक प्रमुख की बहिष्कार की शक्ति अनुच्छेद 26B के अंतर्गत संरक्षित धार्मिक अधिकार का एक भाग है। यानी कि आर्टिकल 26B के तहत उसका एक धार्मिक अधिकार है कि वो धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है ना? कहता है कि ये प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की उनको स्वतंत्रता है, उनको अधिकार है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये अब प्रथा है उनकी। अब ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ?
विवाद इसलिए हुआ कि अभी महाराष्ट्र कानून 2016 महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशन एक्ट 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम द सोशल बॉयकॉट, यानी कि जो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोटेक्शन का एक कानून बनाया उनके सारी चीजों के लिए। और इस कानून ने सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित कर दिया था। तो ऐसे में उन समुदाय के द्वारा सामाजिक अलगाव पर रोक लगाई गई कि भाई इनको समाज से बहिष्कार नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रश्न उठा, क्या धार्मिक बहिष्कार अब संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है? यहीं से यह विवाद उठा और इस विवाद को लेकर के पीआईएल दाखिल किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईएल के माध्यम से 60 वर्ष पुराने संविधान पीठ के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा संविधान पीठ के निर्णय को साधारण रिट याचिकाओं से चुनौती देना यह न्यायिक अनुशासन के विपरीत हो सकता है। यह सही तरीका नहीं है। साधारण याचिकाओं से नहीं बल्कि संवैधानिक मुद्दा निकल के आए उसके माध्यम से इसको चुनौती दी जाए तो समझ में आता है। और यह वैसे भी धर्म का अधिकार है। इस कानून के माध्यम से मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। यह मुद्दा है। तो बताइए अब यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, किस तरीके का लगा? क्लियर है? और मैंने हर पहलू इसका मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, एवरी टाइप ऑफ डायमेंशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMEO के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना G20 शिखर सम्मेलन 2021 में हुई। यह सरकारी आंकड़ों पर आधारित कार्य करता है। OGMP 2.0 से भी डाटा प्राप्त करता है। सही उत्तर चुनिए, केवल एक और तीन, केवल दो, 1 2 3। सही उत्तर चुनिए, बताइए। आंसर है ए, यानी केवल एक। ठीक है ना, केवल एक। अब कैसे? देखिए अभी हाल ही में UNEP ने मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, मार्स का विस्तार करते हुए कोयला खदानों और अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों को इसमें शामिल किया है। यानी कि मीथेन के लेकर के जो अलर्ट सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था UNEP ने, उसमें इसको भी शामिल कर दिया क्योंकि यहां से भी बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, उसमें शामिल किया गया। और ये तब जब इंपॉर्टेंट हो गया जब उपग्रह आंकड़ों ने भारत के कांजूरमार्ग लैंडफिल जो है मुंबई का, उसके विश्व के सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जकों में से एक के रूप में चिन्हित किया है कि विश्व के जितने भी बड़े मीथेन उत्सर्जन केंद्र हैं उनमें से एक ये भी है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांजूरमार्ग लैंडफिल कहां है? मुंबई में, सबसे बड़ा कूड़ा घर जहां से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मीथेन नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है तो मीथेन को कंट्रोल करना होगा, मीथेन को। और ये कहां से मिलती है? दलदली क्षेत्रों से, परमाफ्रॉस्ट से, महासागरीय तलछट से, मानव जनित स्रोतों से, तेल और गैस उद्योग से, कोयला खनन से, लैंडफिल से, धान की खेती से, पशुपालन से। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीथेन के निम्न में से कौन कौन से स्रोत हैं या कौन कौन से स्रोत नहीं है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप नोट करते जाइए। ये वो चीजें हैं जो आप जनरली हो सकता है रेगुलर क्लास में ना पढ़ पाते हो, ना ध्यान जाता हो, यहां पर कवर करते चलिए इसको। अब बात आती है कि मार्स क्या था। मार्स मैंने बताया था विश्व की पहली सार्वजनिक उपग्रह आधारित वैश्विक प्रणाली है जो मीथेन उत्सर्जन स्रोतों की पहचान करके संबंधित देशों और कंपनियों को चेतावनी प्रदान करती है। ठीक है ना। और यह UNEP के अंतर्गत इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी का एक हिस्सा है। यानी कि UNEP ने जो IMEO जो बनाया है उसका एक पार्ट है। अब ये IMO है क्या? इसकी स्थापना G20 शिखर सम्मेलन 2021 में हुई थी, बिल्कुल सही है। ये मीथेन के उत्सर्जन वैज्ञानिक पारदर्शी डाटाबेस तैयार करता है।
किन स्रोतों से लेता है? ये वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उपग्रह से डाटा लेता है, राष्ट्रीय सूची और ओजीएमपी रिपोर्ट से ये लेता है, ठीक है ना। और OGMP 2 क्या है? ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। यह यूएनईपी का प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें तेल और गैस कंपनियां मीथेन उत्सर्जन डाटा की पारदर्शिता बढ़ाने हेतु भाग लेती हैं। तो इस माध्यम से देखा जाए तो आप देख सकते हो कि क्या है इसका आंसर। एक्चुअली में ए नहीं बल्कि होना चाहिए बी। इसमें देखा जाए तो इसको हटा दीजिए और इसका आंसर होगा बी, 1 और 3। ये गलत है, ये गलत है। 1 और 3 बिल्कुल सही है। ओके, 2 गलत है। केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं लेता। अब इसका जो सरप्राइज है वो है क्वेश्चन नंबर 6। जो मैंने कहा था कि सरप्राइज है, सरप्राइज है, सरप्राइज है, आज मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड किया है। और ये इसको क्वेश्चन को देख करके लग रहा होगा कि सर का हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं और स्टडी आईक्यू में हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें ज्यादा रखते हैं। नहीं बेटा, मैं सभी तरह क्वेश्चन रखता हूं, इकोलॉजी एनवायरमेंट के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, और आपके सोशल इश्यूज के भी, और हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के भी, सभी तरह के इकोनॉमी के भी सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं उन सबको कंपाइलेशन करने की कोशिश करता हूं। ठीक, अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो है अंडाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे नैनार संत परंपरा से संबंधित थी, वे वैष्णव भक्ति परंपरा की प्रमुख महिला संत थी, उन्होंने तिरुप्पई नाम की एक पुस्तक की रचना की। सही उत्तर नहीं है, केवल 1, केवल 2 और 3, 1 2 3 और केवल 1 और 3। कौन सही उत्तर नहीं है? ध्यान रखना, सही उत्तर है ये नहीं पूछा है, उत्तर नहीं है ये पूछा है। तो पहली बात तो यह है कि अंडाल, देखिए दक्षिण भारत में भक्ति संत 2 प्रकार के थे। शैव जो थे वो थे नैनार, और जो वैष्णव भक्त संत थे, वैष्णव, वो थे आपके अलवार। इनकी संख्या थी 63 और इनकी संख्या थी 12। ये रहे। और इस कंडीशन में देखा जाए तो इन 12 में आती है आपकी ये रहे। ये नैनार नहीं है। अंडाल एकमात्र अलवार महिला संत है। अंडाल एकमात्र महिला संत। ये रहे। आंसर हो गया, ये दोनों सही है, ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। नैनार संत परंपरा से नहीं है, ये शैव नहीं है, वैष्णव है। अब कहोगे ये चर्चा में क्यों आई? अब आप सुन लीजिए। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के इटुमिल्ला गांव में स्थित श्री भावनारायण स्वामी मंदिर परिसर के कुएं से 7 प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 7, जिनका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी जांच करेगी। और इनमें 7 मूर्तियां किस किस की हैं? भगवान बेलू गोपाल स्वामी की, रुक्मिणी की, सत्यभामा की, वेंकटेश्वर स्वामी की, श्रीदेवी की, भूदेवी की और गोदा देवी की, जिन्हें हम अंडाल भी कहते हैं। गोदा या अंडाल इन्हीं को कहा जाता है। और इनको पंचलोह से निर्मित किया गया माना जाता है। पंचलोह मतलब 5 लोहे के प्रकार नहीं है, 5 धातुएं हैं, पंचधातु, पंचलोह कहते हैं। ध्यान रखना, यह दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा में उपयोग की जाने वाली 5 धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा और टिन होता है। इनको मिलाकर के ये धातुएं बनाई जाती थी, पंचलोह धातु। इनका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व था, इसलिए दक्षिण भारत में चोल, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य के समय में इसकी परंपरा बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है ना। अब गोदा देवी तमिल वैष्णव भक्ति परंपरा की प्रमुख संत है, 12 में से एकमात्र महिला है। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, तिरुप्पई और नचियार तिरुमोली। ये रही 2 इनकी रचनाएं हैं। तो बताइए आज का ये छठा क्वेश्चन, आपका सरप्राइज क्वेश्चन कैसा लगा? बिल्कुल करंट के साथ जुड़ा हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि सर हिस्ट्री भी करंट में आती है। बिल्कुल आती है, और मेरा काम है वो आपको कंपाइल करके देना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सुरु नदी, ये रही, अभी हाल ही में चर्चा में रही है लद्दाख में नदी। लद्दाख की एक प्रमुख नदी है सुरु, और ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि लद्दाख में एक बच्चे बह गया और उसके अवशेष पाकिस्तान पीओके में मिले हैं।
उसके अवशेष पीओके में, वहां से बह करके वो पीओके में चला गया। सुरु नदी कारगिल जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। लंबाई लगभग 185 किलोमीटर है और इसके उद्भव होता है पेंजेला ग्लेशियर से और पेंसिला पास के निकट यह स्थित है। वहां पर एक दर्रा है जिसे पेंसिला पास कहते हैं और यह ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर के पास स्थित है। ये यहां से निकलती है, इसके पास स्थित है और यहां से ये दर्रा है जहां से ये बहती है। यह पश्चिम दिशा में बहते हुए सुरु घाटी का निर्माण करती है और जॉस्कर रेंज, आप जानते हैं ना, पीर पंजाल जॉस्कर, ये उस रेंज से पश्चिमी और उत्तरी सीमा बनाती है। सुरु घाटी चारों ओर से नुनकुन पीक्स की ऊंची पर्वत चोटियों से घिरी हुई है। नुनकुन की जो चोटियां हैं उनसे घिरी हुई और नदी आगे चलकर के पीओके में प्रवेश कर जाती है और अंततः नरूला नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये इसमें कारगिल इस नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, कारगिल। ये रहा। तो अब इसको आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाइए, सांभर झील। अभी हाल ही में क्या किया भारत सरकार ने, 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर के यहां पर एक प्लान बनाया, जिसका सोचिएगा पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया। उनका मानना है कि इस झील के पास एक सोलर प्लांट लगाने की वजह से इसका जो वेटलैंड एरिया है, आर्द्र भूमि स्थल है, रामसर स्थल है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अब ये सांभर झील है कहां? जयपुर नागौर के पास में है। जयपुर से थोड़ा सा आगे, नागौर से बीच में पड़ती है ये, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लगभग 35 किलोमीटर लंबाई और लगभग 3 से 11 किलोमीटर की चौड़ाई है। क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें 5 धाराएं आकर के जल प्रदान करती हैं। रूपनगढ़ धारा, मेढ़ा मुख्य धारा जो है, सामोद, खारी और खंडेला, इनसे यहां पर पानी आता है इसमें। और ये अरावली रेंज से आती है, अरावली रेंज से घिरी हुई है। झील को लगभग 5 किलोमीटर लंबा पत्थर के बांध के द्वारा विभाजित करते, 5 किलोमीटर लंबा बांध है एक तरीके से। और बांध के पूर्वी भाग में बाष्पीकरण तालाब है जहां पर नमक बनाया जाता है और भारत के सोचिए हजारों वर्षों से यहां पर नमक बनाया जा रहा है, समुद्र से नहीं। और 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन में रामसर स्थल यानी वेटलैंड घोषित किया गया था। यहां पर भारत का लगभग 9% नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां पर विशेष प्रकार के शैवाल और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इसके जल को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। जीव जंतु यहां पर सबसे प्रमुख जो पक्षी है वह है फ्लैमिंगो, ग्रेटर एंड लेजर फ्लैमिंगो, पेलिकन है और कॉमन सैंड पाइपर है, ठीक है ना। ये रहा। कच्छ के रण के बाद में भारत में फ्लैमिंगो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है शीतकालीन आवास के लिए, सबसे बढ़िया। सर्दियों में समझ लो जन्नत जगह बन जाती है ये, घूमने के लिए, देखने के लिए, हर तरीके से जाकर के देखिएगा। और आज का एक सरप्राइज और, टोटल 8 टॉपिक हो गए, 9 टॉपिक हो गए आज के, ध्यान रखना। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 टॉपिक। अगला है मायोन ज्वालामुखी। मायोन ज्वालामुखी कहां पर है? फिलीपींस के मायोन वॉल्केनो में विस्फोट होने के बाद चेतावनी स्तर को 5 स्तरीय पैमाने पर लेवल 3 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे लावा, राख और पायरोप्लास्टिक प्रवाह के कारण आसपास के क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा रहा है। यह एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है, स्ट्रेटोवॉल्केनो। सममितीय होने के कारण इसे परफेक्ट कोन वॉल्केनो भी कहा जाता है। इस तरीके से, इस तरीके का परफेक्ट कोन, ध्यान रखना। और ये कहां पर है? फिलीपींस के लुजोन द्वीप के अलवे प्रांत में स्थित है। तो जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है और डार्क कर रखा है उतना इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर सोचिए कई सारी गतिविधियां होती है, स्ट्रोम्बेलियन विस्फोट होता है, लावा प्रवाह होता है, पायरोक्लास्टिक घनत्व प्रवाह होता है, लहर होते हैं, मिट्टी, बलवा सब निकलता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। इसका निर्माण फिलीपीन सागर के प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे निमज्जन के कारण हुआ है, यानी कि इस तरीके से जब नीचे घुस जाती है तो उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था, इस तरीके से। और यह क्षेत्र भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो बताइए आज का सरप्राइज आप लोगों को कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बेहतर लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।